ओके, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जिस टाइम पे देख रहा हो वीडियो को। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीए फाउंडेशन के लिए रेलिवेंट है। रीजन इसका क्योंकि सबसे हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है ये, ठीक है। और ये नॉर्मल सीए फाउंडेशन के अलावा आपको इंटर वगैरह में भी इसकी यूज करना ही पड़ता है, तो बेसिक चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये वीडियो जो है रिवीजन वीडियो होने वाला है, तो थोड़ा फास्ट रहेगा। हम ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करने का ट्राई करेंगे इसके अंदर। तो चैप्टर जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो चैप्टर का स्टार्टिंग का पॉइंट क्या है कि ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने की नीड क्या पड़ गई। तो बोलता है अब से जो पहले का टाइम हुआ करता था उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, पैसे को लोग जैसे लेते थे सेम अमाउंट को ही रिटर्न करा करते थे। तो वो इस वाले कॉन्सेप्ट से अवेयर ही नहीं थे कि पैसे का कोई अल्टरनेट यूज भी हो सकता है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता नहीं था। तो इस वाले कंसेप्ट का जैसे जैसे रियलाइजेशन हुआ, फिर उन्होंने आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व करा जिसको हमने क्या नाम दे दिया, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए रीजन बता रहा है, क्या बोल रहा है कि कोई भी हमें इंटरेस्ट क्यों पे करता है। तो जैसा आपकी हमारी बुक में मेंशन है, क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट पेड करना क्यों रेलिवेंट है। तो बोलते हैं कि सबसे पहले तो हमको पता चलता है कि पैसे की एक वैल्यू होती है। जैसे आप देखिए, आपके पास कोई मनी पड़ी हुई है, अभी जो आप अमाउंट पड़ा हुआ है, आप उस अमाउंट में जितनी चीजें बाय कर सकते हैं, एक साल बाद ड्यू टू इन्फ्लेशन आप उन चीजों को बाय कर ही नहीं सकते, उतनी सिमिलर चीजों को। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट होती है। तो हमें इस वाले कंसेप्ट को रीड करने की नीड पड़ गई। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, बोलता है अगर पैसा मैंने आपको दिया, आप मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करते। जैसे नॉर्मली हम रिलेटिव्स को पैसे दे देते हैं, बट होता क्या है, हम उनसे मांगते हैं तो हमें वो सिमिलर अमाउंट ही वापस मिलता है। बट अगर उसी सिमिलर पैसे को आप अपने बैंक में रखते, एफडीज में या फिर कहीं मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करके रखते, तो आप उसी अमाउंट से उस पैसे से कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर लेते। तो अब एक कॉन्सेप्ट अराइज हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोगों ने क्या करा, पैसे के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने बोला हमेशा इंटरेस्ट जो है किसके ऊपर चार्ज होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने रखा यहाँ पर कोई मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स किसी से पैसे बोरो करते हैं आज की डेट पे, लेट्स से 10,000 रुपीज बोरो करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपसे क्या बोलता है, एक साल बाद आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे, 10,000 का 10%, दैट इज 1,000। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो वापस आप क्या करोगे, इसी 10,000 के ऊपर वापस इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दैट इज 1,000। तो ये जितने भी ईयर्स होते जाएंगे आपका हर साल का इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो एक कॉन्सेप्ट चलता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कि इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर रिमेन सेम, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूले क्या क्या आ गए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, आपको 6, 7, 8 में आप कर चुके हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100, छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद बोलता है एक कंसेप्ट आता है अमाउंट। ए, अमाउंट स्टैंड फॉर आपका प्रिंसिपल प्लस, जब पैसा वापस करता है कोई भी तो उसके साथ वो इंटरेस्ट वापस करेगा ना, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने क्या नाम दे दिया, अमाउंट। और ये पैसा फ्यूचर में मिलने वाला होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कभी कभी फ्यूचर वैल्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखूं तो P प्लस इंटरेस्ट कैसे निकलता है, PRT डिवाइड बाई 100। तो अमाउंट का एक बेसिक सा फॉर्मूला बन गया, अगर हम P कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट निकालने का सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। अच्छा, इसके बाद बोलता है अगर बाकी की चीजें निकालनी है, लेट्स से टाइम मिसिंग है क्वेश्चन में, तो आप क्या कर दोगे, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, जो दो चीजें आपकी रह गई P एंड R, उन दोनों को आप यहां रख दोगे, ठीक है। ऐसे अगर आपको मेरे को रेट चाहिए तो रेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, I मल्टीप्लाई 100, और बाकी की जो दो चीजें बच गई, लेट्स से टाइम और प्रिंसिपल वैल्यूज को यहां रख देंगे। सिमिलरली लेट्स से आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो आप प्रिंसिपल में क्या कर दोगे, I इंटू 100 ऊपर ही रहेगा आपका, और आपकी जो बाकी की चीजें हैं जैसे आपका टाइम और रेट वो डिवाइड में आ जाएगा। बस इन फॉर्मूले के अंदर बेसिक चीज क्या होती है, हमें याद रखना पड़ता है कि यहाँ पे जो टाइम होता है वो हमेशा ईयर्स में होगा। टाइम किस में होगा, आपके पास ईयर्स में होगा। लेट्स से अगर आपको मंथ्स दिए हुए हैं तो हम उसको 12 से डिवाइड करके ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो बुक के अंदर ही है, हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। मैं बस सारे तो नहीं करवा रहे, बट हम कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल के अनसोल्ड क्वेश्चंस पे देख लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से 9 ही देख लेते हैं यहाँ पर। ये अच्छे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे हैं,
बट कुछ क्वेश्चन आईसीआई के हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेने चाहिए। मैं उन क्वेश्चंस को भी साथ के साथ बताते चलूंगा। जैसे हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसके अंदर से हम क्वेश्चन नंबर 9 अभी करने वाले हैं। 9 में क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 6200 इन 2 years, 7400 इन 3 years। बोला है प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि कोई पैसा है, वो क्या हो गया 2 years के अंदर कितना हो जाता है वो अमाउंट 6200, और 3 years में वो सेम अमाउंट कितना हो जाता है 7400। तो हमने क्या बोला कि 1 साल का टाइम ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से हमारा इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें एक्स्ट्रा, तो आप इसमें से माइनस कर लो, कितना आ जाएगा ये 1200। मतलब हर साल का इंटरेस्ट, एसआई का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है आपका, हर साल का इंटरेस्ट सेम रहने वाला है। तो हमें समझ में आ गया कि हर साल का इंटरेस्ट कितना होने वाला है 1200 होने वाला है। अब आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपसे बोला है 2 साल का जो अमाउंट है वो कितना है 6200 है। तो 2 साल के अमाउंट में क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 2 साल का इंटरेस्ट। अब हमें पता है अगर टोटल अमाउंट 6200 है, अगर अमाउंट 6200 है और उसमें 2 साल का इंटरेस्ट अगर आप 2400 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 3800। ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ जाएगी सिंपल। कोई फॉर्मूले की नीड नहीं, कोई कुछ नीड नहीं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता है, हमने उसी के ऊपर इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले की नीड नहीं है। अगर किसी का मन है फॉर्मूले से करना है तो एग्जाम में वो टाइम कंज्यूम करेगा, तो अभी हमें टाइम सेव करना है, ठीक है। अब बाकी अगर आपको रेट निकालना है तो आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू टी, इस वाले फॉर्मूले में रख के इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आप 3800 से भी आप अंदाजा लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए होने के चांसेस है। आप बस रेट के फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर देना। इसके अलावा इस एक्सरसाइज का ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10 सिंपल इंटरेस्ट में से ये 2-3 क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कर लेने चाहिए। बाकी के क्वेश्चन ट्राई कर लिए तो अच्छी बात है, जिसके पास लास्ट में टाइम कम है सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करना है तो 3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है हमारा जिसको हमने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हुआ कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लेने का रीजन क्या था वापस यहाँ पे हमारे सिलेबस में या फिर नॉर्मल लाइफ में भी, तो आप सोचो चल कैसे रहा था। सीआई से पहले जब एसआई चलता था तो कॉन्सेप्ट क्या चलता था हमारा, वहां पे आपने किसी से पैसे बोरो करे, लेट्स से हमारा लास्ट वाला एग्जांपल 10,000 रुपीज बोरो करे आपने, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो 1 साल बाद आपका इंटरेस्ट ड्यू कितना होता था 1000 हो जाता था। एसआई के अंदर जब नेक्स्ट ईयर जाते तब भी कितना ड्यू होता था 1000 होता था, थर्ड ईयर में भी कितना ड्यू होता था 1000 होता था। बट रियलिटी इस कॉन्सेप्ट की ये थी कि पैसा आपको जो है एट द एंड ऑफ द पीरियड सब कुछ एक साथ एक्यूमुलेट होकर मिलता था। लेट्स से 3 साल बाद मेरे को कितने पैसे मिलेंगे 10,000 जो मैंने बोरो करा था प्लस 3 साल का इंटरेस्ट 3000, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा मेरे को 13,000 इतना मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या आ रहा था, ये इंटरेस्ट ड्यू तो हो रहा था बट हम लोगों को इसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा क्योंकि अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा। तो एक कॉन्सेप्ट आया इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना, इसको हमने नाम दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब अब इंटरेस्ट किस पर कंपाउंड हो रहा है, जो लास्ट ड्यू इंटरेस्ट था उसके ऊपर। तो आपसे बोलता है ठीक है, जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट था तो इसके फॉर्मूले भी आ जाएंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला चलता है सीआई के अंदर, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। अब ए स्टैंड फॉर अमाउंट हो गया, फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है तो फ्यूचर वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू बोल दो, मैच्योर्ड वैल्यू बोल दो, इस टाइप से। पी स्टैंड फॉर आपका कैपिटल हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, प्रेजेंट वैल्यू हो गई, इस टाइप से पी को डिनोट कर लिया। तो बात आती है अब ये आई कैसे निकलता है, तो आई निकालने का फॉर्मूला होता है आर अपॉन में 100 एम, और एन कैसे निकलता है, एन निकालने का फॉर्मूला होता है एम मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर ये एम स्टैंड फॉर क्या हो गई, एम क्या आ गया, तो एम का मतलब होता है कन्वर्जन पीरियड, मतलब आप एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट चार्ज करते हो, इसको हमने क्या नाम दे दिया एम। एम स्टैंड फॉर कन्वर्जन पीरियड, एक साल में आप कितनी बार इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। लेट्स से क्वेश्चन बोलता है कंपाउंडेड एनुअली, अगर क्वेश्चन ने बोल रखा है कंपाउंडेड एनुअली है तो आप समझ जाओगे कि आप इंटरेस्ट साल में कितनी बार चार्ज कर रहे हो, एक बार चार्ज कर रहे हो। बट क्वेश्चन बोलता है हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली के सिनेरियो में हम कितनी बार चार्ज कर रहे होंगे इंटरेस्ट, 2 बार। क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में हम कितनी बार चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, ईयरली में 4 टाइम्स कर रहे हैं। ऐसे अगर मंथली हो जाए तो हम इंटरेस्ट कितने टाइम्स चार्ज कर रहे हैं, 12 टाइम्स चार्ज कर रहे हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, अमाउंट निकालने का। फिर पूछते हैं यहाँ पर कि सर सीआई कैसे निकलता है, तो सीआई स्टैंड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कोई सा भी हो
उसको निकालने का तरीका सेम ही है। कैसे निकलेगा? आप नॉर्मल अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू माइनस कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? सीआई निकल जाएगा। तो बोलता है आपसे कि अगर मैं इसको फॉर्मूले से ड्राइव करूं तो सीआई को फॉर्मूला ड्राइव होगा कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से बन जाएगा, पी 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, इस टाइप से। ये क्या बन गया हमारे लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर और आता है, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे पहले एक बार कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद। तो सीआई के बाद एक फॉर्मूला आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन में बेसिकली हमें यहाँ पे डब्ल्यूडीवी मेथड पढ़ना है, रिड्यूसिंग वैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है? डेप्रिसिएशन में आपसे बोलता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चलता है, यहाँ पे एक ही डब्ल्यूडीवी फॉर्मूला हमें पढ़ना है। यहाँ पर उसका फॉर्मूला है स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट 1 माइनस आर की पावर एन। बोलता है इंटरेस्ट लगने से पैसे की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए हमने फॉर्मूले में क्या यूज करा? फॉर्मूले के अंदर हमने यूज करा प्लस। बट जब एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है तो उससे वैल्यू घटती है हमारी, तो इसलिए हम फॉर्मूले में बीच में क्या करते हैं? माइनस यूज करते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू एस स्टैंड फॉर स्क्रैप वैल्यू, C stand for cost of assets, R stand for rate of depreciation, N stand for number of years assets use। उसको हमने क्या नाम दे दिया? N बोल दिया। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आया। जैसे जैसे ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जनरलाइज होने लग गया, इसके बाद लोगों को डिफिकल्टी आने लग गई। बैंक जो है ना अलग तरीके से टर्म्स को प्रेजेंट करने लग गए। लेट्स से कोई बैंक बोलने लग गई आपसे कि हम इंटरेस्ट जो है 9% कंपाउंडेड एनुअली चार्ज करेंगे। सडनली दूसरा बैंक आ रहा है वो बोला 8.5% कंपाउंडेड मंथली चार्ज कर रहे हैं हम लोग। तो ये डिफरेंट रेट्स आ गए। अब नॉर्मल लोग जो होते थे वो कैलकुलेशन पे ध्यान देते नहीं थे, उनको लगता था 8.5 बोल रहा है तो इसकी वजह से इसका इंटरेस्ट कम जा रहा होगा, बट कंपाउंडिंग के इफेक्ट से उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो एक कॉन्सेप्ट निकाला गया कि जिसमें कस्टमर को पता चल जाए पूरे साल में हम एक्चुअल कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को नाम दिया हमने इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट यूज कहां पर होता है? इफेक्टिव रेट यूज होता है जब हमें पता करना हो कि हम एक्चुअली पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किस रेट से पे कर रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया? इफेक्टिव रेट। इसका यूज कहां पर होता है? जैसे आपके पास दो डिफरेंट रेट्स हैं, आपको एक उसमें से बेहतर वाला छांटना हो कि मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा, तो आप वहां पर इफेक्टिव रेट निकालोगे, जो कम होगा आप उसको चूज कर लोगे। अगर आप लेंडर है तो आप क्या करोगे? जो ज्यादा वाला होगा आप कस्टमर को वो देने की कोशिश करेंगे। बट इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट क्या है? जो जितना कम होता है एज ए पर्सपेक्टिव ऑफ बोरोवर हम उसको चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है? इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 m की पावर m माइनस 1। यहाँ ऊपर m ही होता है क्योंकि हम यहाँ एक साल की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी क्या यूज करते हैं? हम m यूज करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट इतना सही खत्म हो गया और कुछ नहीं है। इसके अलावा एक फॉर्मूला भी अभी हमने देखा ना, अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आई की पावर n, ये हमने अभी देखा। इसके अलावा ना कभी अगर हमें p फाइंड आउट करना है तो p निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p इज इक्वल्स टू a अपॉन में 1 प्लस आई की पावर n, ये फॉर्मूला बन गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? p यानी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू a 1 प्लस आई की पावर माइनस n। कोई टर्म अगर अपॉन में है तो वो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू का, अगर किसी को डायरेक्ट निकालना है तो। अदरवाइज आप ए वाले फॉर्मूले से करेंगे तब भी आपका आंसर आ ही जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4th बी में आ जाते हैं। 4th बी के अंदर अगर हम देखें तो एक इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम अभी। तो 3 में क्या बोल रहा है वो आपसे? द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 3% पर एनम कंपाउंडेड पेबल हाफ ईयरली। आपसे क्या बोल रहा है? इफेक्टिव रेट निकाल के बताओ। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? 1 प्लस आर अपॉन में 100 m की पावर m माइनस 1। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर आप पुट कर दो वैल्यू को तो 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 100 इंटू 2, क्योंकि बोला ना कन्वर्जन पीरियड कितना हाफ ईयरली है, की पावर 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, जो भी सॉल्व करके आएगा आपका कितना आ जाएगा? 3.0225। ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर के ऊपर आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इफेक्टिव रेट। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th में क्या बोल रहा है वो आपसे? बोला अ मशीन इज डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। बोला कोई एसेट से कैसे डिप्रिसिएट हो रही है? एट द रेट ऑफ 20%।
बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आप डिप्रिशिएट कर रहे हो. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 1 लाख एंड अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वाज 30,000. बोले आपसे एसेट्स की यूजफुल लाइफ बताओ कितनी होगी. तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें पता है. क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं अभी हम. तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट 1 माइनस आर की पावर n. स्क्रैप वैल्यू कितनी है आपके पास 30,000 इज इक्वल्स टू कॉस्ट कितनी है अपने पास 1 लाख. 1 माइनस आर, आर कितना बता रखा है 20%, दैट इज 0.2 की पावर n. n हमें पूछा उसने निकालने के लिए. तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख इज इक्वल्स टू 0.8 की पावर n. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 इज इक्वल्स टू 0.8 की पावर n. तो हमने पढ़ रखा है कंसेप्ट, जिन्होंने क्लास में करा है उनको पता है कि जब भी ऐसे वेरिएबल में पावर हो जिसके ऊपर टर्म्स आ जाए जो कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो इस वाले सिनेरियो में हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड करके. तो कितना हो जाएगा log 0.3 इज इक्वल्स टू n log 0.8. हमें पता है लॉग लेने से जो पावर होती है आगे आ जाती है. अब वैल्यूज निकाल लो 0.3 की लॉग वैल्यू. कैसे निकालते हैं बता रखा है ना, कैसे निकालते हैं. नंबर को टाइप करेंगे, इसके बाद रूट का बटन 19 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई 227695 ऐसे लॉग निकालते हैं. जैसे अगर सपोज करो मेरे पास कितना है 0.3 है, मुझे इसका लॉग निकालना है, तो मैं क्या करूंगा नंबर टाइप करूंगा, फिर कैलकुलेटर के ऊपर जो रूट का बटन है उसको हम 19 टाइम प्रेस करेंगे. देन इसके बाद -1 मल्टीप्लाई 227695 जो भी निकल के आएगी वो आपकी लॉग वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.52287. 4 डिजिट तक ही रखना, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है. ऐसे 0.8 की वैल्यू निकाल लो, 0.8 कैलकुलेटर के ऊपर टाइप करो, रूट का बटन 19 टाइम्स. इसके बाद -1 मल्टीप्लाई 227695 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये n माइनस में ये वैल्यू भी माइनस का 0.0969. इसको दूसरी तरफ डिवाइड में करके भेजोगे तो कितना आ जाएगा ये 0.5228. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.394. n की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 0.5228 डिवाइड बाई माइनस का 0.0969. सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका सॉल्व करके n इज इक्वल्स टू 5.39 ईयर्स अप्रोक्सली. ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा. मतलब एसेट्स की वैल्यू कितने साल में आ जाएगी 5.39 ईयर्स में. हमें क्या करना होता है, हमें ध्यान देना होता है कि हम सॉल्व कितने फास्ट कर रहे हैं. ये सारी कैलकुलेटर की ट्रिक वगैरह जो है ये सब लिखवा चुके हैं, हम बस वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एक बार 6 देख लो. 6 में क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2%. बोला टाउन की पॉपुलेशन हर साल कितने से बढ़ रही है 2% से बढ़ जाती है. फिर आपसे क्या बोला है 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर. जितने साल की शुरुआत में पॉपुलेशन होती है उससे 2% बढ़ जाती है. मतलब वो आपको बताना चाह रहा है कि इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है. फिर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ईयर बाय विच टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%. बोला कितने सालों में पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो 40% से बढ़ जाएगी. तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करोगे, आप मान लेना, आप लेट कर देना, लेट अज्यूम कर लेना कि जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो 100 है. अब मेरे को कितनी चाहिए पॉपुलेशन कि फ्यूचर में जाके वो 40% से बढ़ जाए. तो 100 का 40% कितना होगा 40, उसको ऐड कर दो, मतलब मेरे को अब टोटल पॉपुलेशन कितनी चाहिए 140. रेट ऑफ ग्रोथ बता रहा है कितना 2% पर ईयर है. आपसे नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा है कितने सालों में वो हो जाएगी. तो यहाँ पे कंपाउंडेड लग जाए तो a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आई की पावर n. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये a इज इक्वल्स टू 140 था हमारे पास, 100 1 प्लस 0.02 की पावर n. n तो हमें फाइंड आउट करना है, तो कितना आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1.02 की पावर n. तो ये हो जाएगा 1.4 इज इक्वल्स टू 1.02 की पावर n. इसको लास्ट वाले कंसेप्ट की तरह यूज कर लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड करके, और बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा ये. ठीक है, ये रिविजनरी वीडियो है तो इसके अंदर हम बहुत ज्यादा फोकस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पे नहीं कर सकते. तो इसको खुद सॉल्व कर लेना, इनकेस ना हो तो ये पूछ सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में डाल देना, अलग से अपलोड कर देंगे. ठीक है, अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ना ऐसे करते हैं, ये 1.02 टाइप करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, देन मल्टीप्लाई का बटन, फिर इक्वल्स टू का बटन प्रेस करते चले जाएंगे जब तक ये 1.4 ना आ जाए. तो ये करना ठीक है कब तक, जब तक आपके आंसर एग्जैक्ट वैल्यूज आ रहे हैं. बट अगर वैल्यू डेसिमल में दे रखी है आपके क्वेश्चंस में तो इससे दूर ही रखना, क्योंकि ऑप्शन आप एक्यूरेट लगा ही नहीं पाओगे उस वाले सिनेरियो में. तो हमेशा क्या करना है,
हमें ट्राई करना है कि आप इससे कर लो, थोड़ा लेंथी लगता है बट खुद ही सोचो, जब कुछ चैप्टर आपके पास 12 से 16 मार्क्स का चैप्टर है तो इसकी वेटेज है, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे, कुछ इजी भी होंगे, तो आपको हर चीज मैनेज करके चलनी है वहां पे, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर ट्रिक्स तो है हमारे पास जिसको हमने यूज करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था हमारे पास, हम हाँ क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन अच्छा था हमारे लिए। 13 में क्या बोल रहा है, वैसे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो अभी हमने लास्ट में करा है, पूरा नहीं कराऊंगा, बस इसकी स्टार्टिंग कराऊंगा मैं। एक ही चीज बतानी है इसके अंदर मेरे को, रेट क्या बोला है, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रेस्पेक्टिवली। मतलब बर्थ रेट कितना है आपका 39.4 है और डेथ रेट कितना है 19.4 है। तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे मेरे को पता चलता है कि हर साल जो है पर 1000 पे बच्चे पैदा कितने होते हैं 39.4 और खत्म कितने हो जाते हैं 19.4। तो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया हमारा, वो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है जो पॉपुलेशन को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो हमें ना बस इस वाले क्वेश्चन में सब कुछ करना है, जैसे हमने लास्ट करा था, पूछ रहा है कितने टाइम में डबल हो जाएगी पॉपुलेशन। तो वही मान लो P इक्वल्स टू आप इसमें 100 मान लेना, तो आपको कितनी पॉपुलेशन करनी है 200 करनी है आपको पॉपुलेशन। बस यहाँ पर रेट इंपॉर्टेंट है, रेट कैसे निकलेगा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट डिवाइड बाय कितने बंदों पे था ये, पर 1000 पे था, जो भी निकल के आएगा 0.02, ये आपका रेट आ गया, आर आ गया आपका 2%, या फिर अगर डेसिमल में लिखना है तो 0.02, एंड इसको सिंप्लीफाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सही था। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ जाता है एन्युटी का। एन्युटी से बच्चे बहुत डरते हैं कि एन्युटी पता नहीं क्या ही हो गया, एन्युटी आ गई तो, बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। आपको बस करना क्या, आपको समझ में आना चाहिए आपको सवाल में निकालना क्या है। एन्युटी का बेसिक सा मतलब क्या, आपको समझ में ही नहीं आता वहां एन्युटी लग भी रही है या नहीं लग रही है। तो हम कैसे करते हैं एन्युटी के लिए, हमने बोला एन्युटी के लिए 2 बेसिक कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि आपकी जो पेमेंट है हर इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या हो, पेमेंट का अमाउंट शुड बी सेम, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पेमेंट्स है वो भी हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईयर 1 2 3 4 5, अगर ऐसा कर रहा हूँ मैं पहली साल जो है 1000 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, दूसरी साल 2000 कर रहा हूँ, फिर यहाँ गैप देके फिर वापस 1000 एंड देन 1000। इसमें आप देखो तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट एक चेंज हो गई आपकी, प्लस इन दोनों पेमेंट के बीच का टाइम इंटरवल है वो भी बढ़ गया, तो ये क्या होगा, ये आपके लिए एन्युटी नहीं होगा। एन्युटी की बेसिक सी कंडीशन है टाइम भी सेम होना चाहिए और अमाउंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। उसको हमने क्या नाम दे दिया, एन्युटी बोल दिया। अब एन्युटी कंसेप्ट जो है इसके यूज कैसे कैसे करना है, तो एन्युटी को ना बच्चों ने क्या करा, इसकी एप्लीकेशन के साथ मर्ज करके एक अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना दिए। आपको याद रखना है सिर्फ फॉर्मूले आपके पास 2 ही हैं जिनको आपको यूज करना है एन्युटी के अंदर, या तो आपको वहां पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी या फिर फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी किसी भी एन्युटी की, ठीक है। एन्युटी टाइप जो है 2 टाइप की होती है। एन्युटी जो पहली होती है उसको हम बोलते हैं एन्युटी रेगुलर, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तब भी हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, एन्युटी रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब ये होता है कि आप पेमेंट कब कर रहे हो, हमेशा पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड कर रहे हैं। जब हम भी कभी भी पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड करते हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया, एन्युटी रेगुलर। और अगर हम कभी भी पेमेंट अगर बिगिनिंग में कर रहे हैं तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, एन्युटी ड्यू। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ता है आपकी एन्युटी रेगुलर है या फिर एन्युटी ड्यू है। अब बोलता है आपसे अगर एन्युटी रेगुलर है इसका मतलब क्या हो रहा है, पेमेंट एट द एंड हो रही है, और ड्यू के सिनेरियो में क्या होता है, पेमेंट एट द बिगिनिंग में हो रही है। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें हम, तो जैसे लोन की ईएमआई है, आप आज लोन लेते हैं उसके 1 मंथ बाद या एक पर्टिकुलर टाइम बाद आप उसकी ईएमआई देना स्टार्ट करते हैं, मतलब पेमेंट कब कर रहे हैं आप, एट द एंड ऑफ अ पीरियड कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, एन्युटी रेगुलर। बट अगर आपने क्या करा, कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कहीं एसआईपी प्लान कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, आप पेमेंट हमेशा कब कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ पीरियड में करते हो। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते आप आज मेरी एसआईपी स्टार्ट कर दो, मैं पेमेंट जो है पीरियड के एंड में दूंगा, वो आपको भगा देंगे। वो बोलेंगे आपसे कि एक काम करो, जिस दिन आप पेमेंट करोगे एसआईपी भी उसी दिन स्टार्ट होगी। तो ऐसे वाले सिनेरियो को हमने क्या नाम दे दिया, एन्युटी ड्यू। फॉर्मूले की बात करें हम, तो फॉर्मूले ऑलमोस्ट सिमिलर से दोनों के, ठीक है। अगर जैसे मेरे को निकालना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट करना है अगर मेरे को, तो याद क्या रखना है, आप क्वेश्चन ने एन्युटी बोला है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें समझना है कि क्वेश्चन जो है एन्युटी रेगुलर की बात कर रहा है, पेमेंट एट द एंड ही हो रही है। वहां पे हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस क्या याद रखना है, पेमेंट एट द एंड हो रही है आपके पास। तो एन्युटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आई। ये क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी।
अब एन्युटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली समझ जाना है एन्युटी रेगुलर की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको निकालना फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो सिमिलर फॉर्मूला रह जाता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। बस क्या होता है आप खुद ही बताओ, अगर पेमेंट आप एक टर्म की पहले एडवांस में कर दोगे तो जाहिर सी बात है उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, उस पीरियड का इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। तो आप यहाँ पे क्या कर देते हो, एक पीरियड के एक्स्ट्रा इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हो, दैट इज 1 + i से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। ये क्या हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ऐसे अगर पीवी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीवी = a/i ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/1 + i की पावर n। ये छोटे से फॉर्मूले हैं 3-4, ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। अब इसके अंदर क्या करते हैं लोग, अलग अलग कंसेप्ट निकाल देते हैं कि सिंकिंग फंड मेथड आ गया, बॉन्ड वैल्यूएशन आ गया, और यूज आपका एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए आ गया, और डिफरेंट डिफरेंट सीएजीआर आ गया। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप सोचो ना तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हैं, बट अगर आप इसको ब्रॉडली सोचो तो ये इसी चीज निकले हुए पार्ट्स हैं, इन्हीं की एप्लीकेशंस हैं, और हमें वही सीखना है यहाँ पर, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 31 देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला आपसे, 31 है सॉरी, क्या बोला, एस बोरो ₹5 लाख टू बाय अ हाउस, इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ फॉर 20 years एट 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। आपसे क्या पूछ रहा है वो, एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछना चाह रहा है आपसे। तो आप बताओ आपने लोन आज लिया है या फ्यूचर में लिया है, आपने लोन आज लिया है, तो जो आज की वैल्यू उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू, जो लोन अमाउंट है हमारा। तो पीवी अपने को गिवन है, पीवी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 लाख। फॉर्मूला क्या होता है, पीवी = a/i ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/1 + i की पावर n। तो पीवी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5 लाख। ए पता है हमें कितना है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अरे यही तो निकालना है सर। तो आई की वैल्यू तो पता ही है हमें 0.1, 1 - 1/1.1 की पावर 20। इसको सिंप्लीफाई करना, 1.1 की पावर 20 कैसे सॉल्व करेंगे, 1.1 टाइप करेंगे, देन मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू का बटन 19 टाइम्स, जितनी पावर होती है उससे एक बार कम। इसके बाद क्या करना है हमें, उसको 1 को उससे डिवाइड कर देना है, मतलब सिंपली आपने 1.1 की पावर 20 निकाली ना, उसको डिवाइड इक्वल्स टू कर देना, वो ऑटोमेटिकली 1 को डिवाइड कर देगा अपने आप से, ठीक है। इसके बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगी 0.1486, उसको क्या करना है अपने को 1 में से माइनस करना है। तो इसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो कितना आएगा, इसको ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करके 5 लाख = a/0.1, एंड ये सॉल्व करके आएगा 0.8513। इस टाइप से वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आपके स्क्रीन पे जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर लो 0.1 से, ठीक है। ये कितना आएगा आपके पास, 8.5135 आ जाएगा, और उसको 5 लाख के नीचे डिवाइड में भेज दो। 8.5135 को जो भी निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ए निकल के आ जाएगा कि आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, वो आपका आ जाएगा 58,729.8, ये निकल के आ जाएगा। ये क्या होगा आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो आपको किसी को ये PNI वगैरह समझ में नहीं आता या टाइम कंज्यूमिंग लगता है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हो। बस याद क्या रखना है हमें, बस एक ही चीज याद रखनी है, अगर आपने सपोज करो लोन ले रखा है तो आप क्या करोगे, वो समझ जाना कि वो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है अपने को, ठीक है। और कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई फ्यूचर में मेरे को अमाउंट चाहिए तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी उधर, है ना, ठीक है। ज्यादा ध्यान देने का नहीं है उधर। इसके बाद एक एग्जांपल नंबर 35 देख लो। 35 भी है। अब ये देखो अलग अलग नाम चालू हो गए। अब होता क्या है कि अगर हम करना चाहें ना तो हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले कंसेप्ट बना ले, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको सिंपल सवाल करके आंसर निकालने से मतलब है, आपको वो 3 फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या बोलता है आपसे, बोलता है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर सो एज टू एक्युमुलेट ₹3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर। हर साल हम कितना कितना पैसा इकट्ठा करते रहे कि 10 साल में उस पैसे की वैल्यू कितनी हो जाए, 3 लाख हो जाए। तो खुद सोचो, आप पैसा एक बार डाल लो कि बार बार डाल लो, सर बार बार डाल लें। और इसमें क्या होगा, एक अमाउंट सिमिलर अमाउंट है, बोला ना व्हाट अमाउंट, तो खुद ही बोल रहा है कि सिमिलर अमाउंट हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इससे हमें पता चल गया किसका कौन क्वेश्चन है, ये एन्युटी का क्वेश्चन है। अब फ्यूचर में वैल्यू गिवन है 3 लाख हमें फ्यूचर में चाहिए, तो इसका मतलब वो मेरे को फ्यूचर वैल्यू दे रखी है।
फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आई। इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू 3 लाख निकालनी है, ए आपको पता ही नहीं है, फॉर्मूले में पुट कर दो, कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.1 क्योंकि आई कितना 0.1 है की पावर एन, एन की वैल्यू 10 है, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1। अब इस ब्रैकेट वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके 3 लाख के नीचे भेज दो, जो भी निकल के आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं हम। एक लीजिंग के क्वेश्चंस थे कुछ हमारे, उससे पहले ना एक बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। यस, बॉन्ड वैल्यूएशन करा देता हूं मैं। बॉन्ड के क्वेश्चन लास्ट बार भी आ गया था, अच्छा क्वेश्चन था, और वैसे भी क्वेश्चन अच्छा कंसेप्चुअली है भी आने लायक। बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, बोलता है बॉन्ड का वैल्यूएशन निकालना है अपने को कि बॉन्ड की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी। इसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमने बोला हमें दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। एक होता है पीवीआईएफ, पीवीआईएफ स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू इंडिविजुअल फैक्टर, और एक होता है पीवीएएफ, पीवीएएफ स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू एक्यूमुलेटेड फैक्टर। इंडिविजुअल का मतलब सपोज करो 1 रुपया है आपके पास, 1 रुपए का आपको ना 10% के हिसाब से उसको डिस्काउंट करना है, तो आप बोलेंगे उस 1 रुपए की वैल्यू 3 साल बाद कितनी होगी, तो उसको हम बोलते हैं 3 साल बाद की जो वैल्यू निकालनी है वो हमारे लिए हो गया इंडिविजुअल फैक्टर। बट अगर मैं उस सारी वैल्यू का सम निकाल दूं तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, लेट्स से पर्टिकुलर 5 ईयर की वैल्यूज निकालनी है और मैं उन सबका टोटल निकाल दूं तो क्या बन जाएगा वो हमारे लिए बन जाएगा एक्यूमुलेटेड फैक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे निकालते हैं इसको, तो क्वेश्चंस के साथ ही करेंगे। सपोज करो मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं, एक बॉन्ड है, बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू उसकी 1000 है, और उसका जो कूपन रेट है या 10,000 मान लो, कूपन रेट उसका कितना है, कूपन रेट 14% है। कूपन रेट क्या होता है सर, कूपन रेट मतलब कितना आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे डिवेंचर होता था 12% डिवेंचर, 15% डिवेंचर, तो ये 15% 12% क्या था, ये उसका कूपन रेट था। तो बोलता है आपको कूपन रेट दे रखा है 14% है, और बोल रहा है आपका ना जो बॉन्ड है वो 3 साल बाद रिडीम होना है। किस पर, 3 साल बाद रिडीम होगा, एट पार, रिडीम एट पार होगा वो आपका 3 साल बाद। आपसे बोलता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, आज की डेट पे उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उस बॉन्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इफ आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 18%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि मुझे पैसा चाहिए कितने के हिसाब से, आपको कूपन वो कितना कमा के दे रहा है, 14% कमा के दे रहा है, बट आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है कि मैं कितने से कमाऊं, 18% के हिसाब से कमाऊं। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, आपको ना एक टेबल बना लेनी है। लेट्स से ईयर 3 साल का है तो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ईयर होगा आपके पास। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है ये, आपको कभी भी बॉन्ड निकालना हो, चाहे तो हम वैसे फॉर्मूले वाइज भी निकाल सकते हैं, बट ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। आप देखना आपको इंटरेस्ट कितना कितना पैसा कैसे कैसे मिलेगा, तो आप खुद सोचो, आप क्या बोलोगे कि मुझे जो है ना पैसा कैसे मिलेगा, मेरे को फर्स्ट साल इंटरेस्ट मिलेगा 1000 का 14%, 1000 ही मान लो इसको, 1000 का 14% दैट इज 140। नेक्स्ट ईयर भी मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा 140, उससे बाद भी इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा 140। बट थर्ड ईयर में एक चीज एक्स्ट्रा और होने वाली है, वो क्या होने वाला है एक्स्ट्रा, आपका जो बॉन्ड है वो रिडीम भी होगा। लेट्स से अगर हमने वैल्यू 1000 कर दी है, उसको रिडीम वरना ये अमाउंट 1400 हो जाते हैं, अब उसको आप रिडीम करोगे तो आपको रिडीम एट पार होगा, तो बॉन्ड की वैल्यू कितनी आएगी उस ईयर पे 1000 आएगी। अब आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है 18% है, तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, पीवीआईएफ निकालोगे। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंडिविजुअल फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू इंडिविजुअल फैक्टर। आपको क्या करना है, आप हर साल का निकालोगे एट द रेट 18%। तो कैसे करेंगे हम ना क्या करेंगे 18%, तो कैलकुलेटर के ऊपर 1 प्लस रेट निकालो जो आपको रिक्वायर्ड हो, तो 1.18 आ जाएगा। अब आपको उसके इंडिविजुअल फैक्टर चाहिए, तो इसके बाद डिवाइड का बटन, देन इक्वल्स टू का बटन, कितना आ जाएगा 0.8475। इसके बाद दोबारा इक्वल्स टू का बटन कर दोगे, दूसरे ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा 0.7182, फिर दोबारा इक्वल्स टू कर दोगे तो थर्ड ईयर का आ जाएगा 0.6086, और नीचे वाला भी तो थर्ड ईयर ही है तो उसकी वैल्यू ये सेम ही आएगी। इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे वैल्यू या अमाउंट, तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों अमाउंट्स की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई 0.8475, कितना आएगा ये 118.65। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है आपसे 140 मल्टीप्लाई 0.7182, सॉल्व करिए कितना आ जाएगा ये 100.54 या 55 कर लो।
इसके बाद 140 मल्टीप्लाई 0.6086, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 85 आ जाएगा 0.20, और लास्ट वाला करेंगे 1000 मल्टीप्लाई 0.6086, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 608.6 आ जाएगा। लास्ट में इसका टोटल कर लो, वही आपके बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आएगी बॉन्ड की वैल्यू, इसका टोटल कर लिया अगर हम, तो ये आज मेरे कैलकुलेटर में जीटी का बटन नहीं है, बट अदरवाइज होता तो आप डायरेक्टली जीटी का बटन प्रेस कर लेते, आपका आंसर आ जाता 913 रुपीज। ये क्या आ गई आपके बॉन्ड की वैल्यू आ गई, ये इस टाइप से निकलता है। बट ना अगर क्या हुआ लास्ट टू लास्ट शायद, हाँ लास्ट टू लास्ट जो एमटीपी आई थी उसके अंदर क्या करें, बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसमें क्या कर रखा है उसने ना 8 साल के बाद बोला रिडीम होगा। तो अब बच्चा बोलता है सर 8 साल पेपर में हम कैसे निकालेंगे, पेपर में तो इतना टाइम भी नहीं होता, आपके पास 1 ही मिनट होता है केवल, आपको उस 1 मिनट के अंदर ही क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो 8 साल का 8 ईयर्स के लिए क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे हम, तो हमने बोला हम वहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पीवीएएफ का। लेट्स से आपके पास एग्जांपल भी सिंपली ऐसे ही एग्जांपल है एक और आपके पास, इस बार आपने क्या करा, वापस आपका बॉन्ड वही है आपके पास, इस बार 10% बॉन्ड है, फेस वैल्यू इसकी बता रखी है कितनी है 1000 है, ठीक है। आपका रिक्वायर्ड रेट इस बार कितना है 14% है, ठीक है। और उसका जो रिडीमेबल वैल्यू है, रिडीमेबल वैल्यू उसकी 1200 है, मतलब 20% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। हो सकता है नॉर्मल अकाउंटिंग में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो रिडीम कैसे हो रहा है 1200 पर हो रहा है, बट ये हो कब रहा है आफ्टर 8 ईयर्स। हमें सवाल को थोड़ा बड़ा करना था, तो ये कब हो रहा है आफ्टर 8 ईयर्स हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, अब बोलता है इसकी वैल्यू बताओ कितनी रख लें हम, इसकी वैल्यू कितनी ले लें हम, तो हमने बोल दिया ठीक है इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, अगर 1000 रुपए का आपका बॉन्ड है, 10% के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा हर साल का 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप 8 बार ऐसे टेबल में 100 लिखने से अच्छा आप ऐसे लिख दो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, एक टर्म होता है उसको हम बोलते हैं पीवीएएफ, लीजिंग वाले क्वेश्चन में बहुत यूज होता है, प्रेजेंट वैल्यू एक्यूमुलेटेड फैक्टर। तो पीवीएएफ कैसे निकालेंगे हम, तो हमने बोला कोई तरीका है जिसका सिंपल सा तरीका है, 14% वो भी 8 सालों के लिए निकालोगे, प्लस लास्ट में आपको 1200 रुपीज मिलने वाले हैं, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम पीवीआईएफ में, वो भी 14% 8वें साल के एंड पे। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, जिसके कैलकुलेटर में जीटी का बटन है उसको तो दिक्कत करने की जरूरत है नहीं, उसका तो सिंपली निकल जाएगा। जिसके कैलकुलेटर में जीटी का बटन नहीं है, आपको क्या करना है, आपको इक्वल टू के साथ एम प्लस का बटन भी प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे अगर क्वेश्चन है मेरे पास 1.14, तो अगर मेरे को पहले साल का एन्युटी फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड इज इक्वल्स टू, तो ये क्या आ गया 0.8771, तो ये पहले साल का हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, आप दोबारा इक्वल टू का करोगे सेकंड ईयर का आ जाएगा, फिर दोबारा करोगे थर्ड ईयर का आ जाएगा, इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 8 सालों का निकल गया। आपने क्या करना है, इसके बाद जिसके पास जीटी का बटन है वो जीटी दबा देना, मतलब 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू 8 टाइम्स करोगे आप, आपका 8वें साल का जो निकल के आ जाएगी वैल्यू, वो क्या आ जाएगी, जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रही है 0.35 समथिंग करके दिखेगी, वो आपका होगा 8वें साल का इंडिविजुअल फैक्टर हो गया। क्या हो गया, वो आपके 8वें साल का इंडिविजुअल फैक्टर हो गया 0.3505। और अगर मुझे उसका टोटल चाहिए तो आप जीटी का बटन प्रेस कर देना, आपका टोटल आ जाएगा। जिनके कैलकुलेटर में जीटी का बटन नहीं है वो क्या करेंगे, इक्वल्स टू के बाद बार बार एम प्लस का बटन दबाया करेंगे और लास्ट में एमआरसी का बटन 2 बार दबा देंगे, तो वो जो निकल के आ जाएगा वो आपका एक्यूमुलेटेड फैक्टर आ जाएगा 4.6388 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व करना कितना आ जाएगा 463.88 प्लस इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1200 मल्टीप्लाई 0.3505, तो कितना आ जाएगा 420.6, सिंप्लीफाई करना कितना आएगा, ये प्लस कर दो 463.88, सॉल्व करके कितना आ रहा है 884.48, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, मेरे पास मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको आप निकाल के देख लो, ठीक है, कितना कितना आएगा। एक बार रीचेक कर लो अपना, दोबारा कोई समझ में नहीं आ रहा तो एक बार चीजों को वापस देख लो। हम इसका अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकल गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम में छोड़ के मत आना, सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, बाकी ना कुछ लीजिंग वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमारे पास ऊपर होंगे। एक एग्जांपल मैंने नोट करके रखा था कराने के लिए 36 नंबर, ठीक है, ये कर लो,
छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अपने ना देखते ही कर देना, इनको ध्यान नहीं देना कि कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया कुछ आ गया, एकदम देखते के साथ ही आंसर आ जाएगा आपका। क्या बोल रहे हैं, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 3,60,000 फॉर अ 5 year पीरियड। देखो लीजिंग का कंसेप्ट क्या होता है, हम बोलते हैं अगर हम किसी एसेट्स को बाई करते हैं, एक तो हमें पैसा चाहिए होगा आज की डेट पे, अब पैसा अगर है हमारे पास तो अच्छी बात है, पर ये भी तो देखो कि जो हम एसेट्स बाय कर रहे हैं क्या हम उससे उतना कमा लेंगे, अगर हम उस एसेट से उतना या उससे ज्यादा कमा लेते हैं वो तो हमारे लिए खरीदना बेनिफिशियल है, अदरवाइज क्या है वो हमारे लिए वेस्ट है। तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि हम चीजें खरीदें या बेचें तो हमें पता होना चाहिए कि उस एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू है भी कुछ हमारे लिए या नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ हमारे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है एबीसी लिमिटेड क्या चाहती है, 3,60,000 की एक एसेट है वो खरीदना चाहती है, बोल रहा है उसको हम क्या कर लेंगे 5 साल के लिए लीज आउट कर लेंगे। कॉस्ट कितनी एसेट्स की, 3,60,000 रुपए। इट हैज फिक्स अ रेंटल ऑफ रुपीज 1,05,000 पर एनम पेबल एनुअली। बदले में क्या मिल रहा है, बोला वो एसेट्स जो खरीद के लाओगे 3,60,000 की, बदले में क्या होगा आपको 5 सालों तक 1,05,000 रुपए 1,05,000 रुपए मिलते रहेंगे। बोले सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% कंपाउंडेड एनुअली है। बोला बताओ कंपनी को वो एसेट्स बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप बताओ क्या बोलते हो। हम बोलेंगे सर देखो आपने एसेट्स कितने की खरीदी, 3,60,000 की खरीदी, आपको अब क्या करें 5 साल तक 1,05,000 रुपए मिलते रहेंगे, मतलब टोटल 5 सालों में आपको कितने रुपए मिलेंगे 5,25,000 रुपए मिलेंगे। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एसेट हमारे लिए फेवरेबल है, बट हमें ऐसा डिसीजन नहीं लेना। हम क्या करेंगे, हम यह कैलकुलेशन करेंगे, हम देखेंगे कि जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है क्या उसकी आज की डेट पे वैल्यू है 360 से ज्यादा, या तभी हम उसको बाई करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। तो कैसे निकालेंगे सर, बिल्कुल सिंपल सा है, आप खुद ही बताओ। आपको हर साल कितने रुपए मिलने वाले हैं, 1,05,000 रुपए मिलने वाले हैं। अब ये हर साल मिलेंगे पीरियड के एंड में, तो आप क्या करो उसका पीवीएएफ निकाल दो, उसके पैसे को आज के डेट पर लेकर आ जाओ 14% के हिसाब से 5 सालों के लिए। तो पीवीएएफ कैसे निकलेगा, वापस कैलकुलेटर के ऊपर उठाओ 1.14 डिवाइड देन इक्वल्स टू का बटन, फिर इक्वल्स टू का बटन, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू 5 बार करना है अपने को। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग दोबारा से देख लो। हम क्या करेंगे 1.14 टाइप करेंगे 1.14, फिर डिवाइड का बटन, क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड इंडिविजुअल फैक्टर्स चाहिए होते हैं, इक्वल्स टू का बटन करेंगे, पहले साल का आ गया हमारे पास आईएफ पीवीआईएफ, फिर आप दोबारा इक्वल्स टू का बटन करेंगे दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का निकल जाएगा, फिर चौथे साल का, एंड देन फाइनली 5वें साल का निकल जाएगा 0.5193। बट मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, एक्यूमुलेटेड फैक्टर। मेरे को तो पैसा 5 सालों तक सिमिलर अमाउंट मिलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐड कर दूंगा। पांचों को कैसे निकालेंगे, जीटी का बटन प्रेस करना है बस आपने, तो कितना आ जाएगा 3.433 आ जाएगा इंटू 1,05,000। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो 1,05,000 की, सिंपल, आपका कितना निकल के आ जाएगा 3,60,473। तो हम क्या बोलेंगे, ये 3,60,000 से ज्यादा है, इसका मतलब एसेट्स खरीदना हमारे लिए फेवरेबल है, हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, लीजिंग वालों में बिल्कुल सिंपल सा आगे क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही करना है आपने, बस ये पीवीएएफ कब निकलता है, जब आपका अमाउंट हर साल का सेम हो। इसके अलावा ना एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बचता है, नाम का ही कॉन्सेप्ट है वो, परपेचुटी। परपेचुटी क्या होता है, बोला है हमने, बोला ऐसी कोई चीज जो कभी एंड ही ना हो, उसको हमने क्या नाम दे दिया, परपेचुटी, चलती ही जा रही है। जैसे आप ही खुद ही बता दो, जैसे आपने सुना है पेंशन, पेंशन आपको एक बार जॉब छोड़ते उसके बाद लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहती है, तो वो क्या है हमारे लिए, परपेचुटी है एक तरीके से। ठीक है, तो बोलते हैं सर उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान है, परपेचुटी के अंदर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में आई। ए स्टैंड फॉर हमें कितने के एनुअली कितना हमें अमाउंट मिल रहा है, उसको हमने क्या नाम दे दिया ए। और आई स्टैंड फॉर, आई स्टैंड फॉर कि आपका वही आर अपॉन में 100m, वही तो आपका आई है। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे को 300 रुपए कमाने हैं हर साल, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो बोले मैं कितना पैसा जमा कर दूं कि मेरे को हर साल 300 रुपए मिलते रहे, तो आप क्या बोलोगे 300 डिवाइड बाई 0.1, सॉल्व करके आप बता दो कितना आएगा 3000। ये क्या निकल गया आपका, ये वैल्यू निकल गई कि आप हर साल कितना 3,000 रुपए डाल दो, आपको पूरी जिंदगी 300 रुपए मिलते रहेंगे। ये क्या हो गया हमारे लिए, परपेचुटी हो गया। एक होता है परपेचुटी विद ग्रोथ, वहां पे वैल्यू कैसे निकलती है, वैल्यू इज इक्वल्स टू ए अपॉन में आई माइनस जी। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। आई स्टैंड मतलब वही आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जी स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट। क्वेश्चन में सब गिवन रहेगा, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, सब क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, बस याद रखना पेपर में क्वेश्चन तो वो हमें एनुअली वाले देता है, बट वो ऐसे बोल देगा अब आपको ना 300 मंथली चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन बोल दे 300 मंथली चाहिए,
तो इस वाले सेम क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? 300 आपको मंथली चाहिए, डिवाइड बाय आई को क्या करना पड़ता आपको? डिवाइड बाय 12 करना पड़ता। ठीक है, 1200 करके, क्योंकि आपको मंथली चाहिए तो रेट को भी मंथली के हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो निकल के आता वो आपका आंसर आ जाता। 10 डिवाइड बाई 1200 कितना आ जाता है? 0.008333 आ जाता। फिर इसके बाद डिवाइड इक्वल टू करके इंटू 300 कर लो, मतलब आपको सेम अमाउंट के लिए फिर कितने रुपए पे करने का पड़ते हैं? 36,000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है बिल्कुल। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया CAGR। CAGR तो जबरदस्ती का घुसेड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से सोचो ना तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? P1 प्लस आई की पावर n, बेसिक सा फॉर्मूला था आपके पास। अब आपसे बोलता है अगर आपको आई निकालना हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले p को इधर डिवाइड में भेजोगे, 1 प्लस आई की पावर n ऐसे करके निकाल दोगे। फिर बोलता है आपसे कि n दूसरी तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 अपॉन में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई। और इसी चीज को अगर आप थोड़ा अच्छे से लिख दो तो 1 बाई एन माइनस 1 कर दो तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? आई की वैल्यू निकल के आ गई। आई मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब जिसने CAGR का कॉन्सेप्ट बनाया ना, उसने पता क्या बोला? उसने बोला आपसे कि देखो फॉर्मूला ऐसे रखो, CAGR का फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा, CAGR इज इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब फ्यूचर की वैल्यू, उसने उसको डिनोट कर दिया वैल्यू 1 V1, और जो आपका एक टाइम पीरियड है जो ओरिजिनल स्टार्टिंग पीरियड है उसको उसने नाम दे दिया V0 की पावर 1 अपॉन में T1 माइनस T0। अब एक बात बताओ, अगर आप ये T1 माइनस T0 मतलब जैसे सपोज करो आपने बिजनेस 2016 में चालू करा, आज 2020 चल रहा है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 4 साल हो गया। ठीक है, तो उसने वो 4 को ना बोले कैसे बोला? आपको निकालना सिखा रहा है, T1 माइनस T0 करो। अरे हमें पता है, इसके बाद -1। तो अगर आप देखो ना CAGR का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो आप नॉर्मल इस वाले फॉर्मूले से करोगे, आपका आंसर सेम ही आएगा। बट अगर आपको याद है तो कॉन्फिडेंस देता है बस वो कि हाँ बस चीजें आती हैं मेरे को। ठीक है, ऐसा तो कुछ बचता नहीं है, और तो हमारे क्वेश्चन हो गए थे। एक NPV वाले का हैगा, उसमें कुछ देख लेते हैं अगर कुछ होगा तो। वैसे रीजन उसका कुछ लगता नहीं है मेरे को करने का, बिल्कुल सिंपल सा, अगर आपने PVIF निकाल दिया तो उसकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते देखना क्या बोल रहा है आपसे। जैसे एक एग्जांपल नंबर आपके पास है 43 है, एग्जांपल नंबर 43 में क्या बोल रहा है? बोला कंप्यूट द एनपीवी निकालो, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बतानी है आपने। बोला आपके इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख की है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? आज की डेट पे कितना पैसा मेरे पास से जा रहा है, मेरा आउटफ्लो बता रखा है उसने कितना है? 1 लाख है। तो एनपीवी निकालने का फॉर्मूला होता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। क्या फॉर्मूला होता है एनपीवी का? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो आपको बता रहा है कि आपके पास आउटफ्लो कितने का हो रहा है? 1 लाख का हो रहा है। बोला आपको कैश इनफ्लोज क्या क्या हो रहे हैं? 55,000 मिल रहा है, फिर सेकंड ईयर में 88,000, फिर इसके बाद 15,000। ठीक है, तो 3 साल आपको पैसे मिलने वाले हैं, और आपको ना इस बार मेहनत नहीं करनी, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के दे रखे हैं। अदरवाइज आपको ये 10% था तो वही कैलकुलेटर के ऊपर 1.1 डिवाइड इजिकल्स टू करना पड़ता, यहाँ पे वो करना आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है, तो आप क्या कर दोगे? डायरेक्टली सॉल्व कर लो कैलकुलेटर के ऊपर। 55,000 0.909, 80,000 इंटू 0.826, 15,000 इंटू 0.751, तीनों का सम निकाल दो, इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो ये करके दिखा रखा है इसने। ठीक है, ये था यहाँ पे तीनों की मल्टीप्लाई करी है इसने यहाँ क्वेश्चन में, तीनों वैल्यूज आ गई, फिर 1 लाख आपका आउटफ्लो हुआ था तो उसमें से आपने तीनों के टोटल में से इसको माइनस कर दिया। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो प्रोजेक्ट क्या है? वायबल है, अदरवाइज प्रोजेक्ट को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो बस ये इतना सा कंसेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके अलावा बुक में अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चंस वगैरह रह रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में डाल देना, वो आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, एस तो कुछ है नहीं है, बाकी जो भी है आपके डाउट वो आप पूछ सकते हो। रिवीजन के लिए इतना इनफ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।